हे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो आरएसएसएमबी ने पशुधन सहायक की लाइफ रजिस्ट्रेशन की जो एग्जाम ली थी 21 अक्टूबर 2018 को, उसका पेपर अपन कंप्लीट सॉल्व करेंगे और उसमें इर्द गिर्द आने वाले क्वेश्चन से अब अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन से आप मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी उसके रिलेटेड टॉपिक्स के अनुसार वो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो एलएससी की 2021 वाली वैकेंसी होने वाली उसके पर्सपेक्टिव से। तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हम वेटनरी साइंस के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और बाकी जो भी हो राजस्थान जीके के रिलेटेड है वो आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक ना करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बैस वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या किसी भी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कशन चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, आप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपके माइंड में कुछ आ सकता है, आपको करने की जिज्ञासा है, तो आप कंफर्म आप कर सकते हो, 100% श्योर है। मैं आपका होस्ट एंड डॉक्टर डॉक्टर कन्हैया, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएसएसएमबी 2018 का जो एलएससी का पेपर लिया था लाइफ असिस्टेंट का, उसका पेपर कंप्लीट सोल्व करेंगे। अगर जो भी अपन आज ये पेपर डिस्कस करने वाले हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे एग्जाम्स की तरीके से कि एग्जाम कितने आपको क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, और आपको डेमो क्लासेस भी दी जाएंगी, इसमें डेमो पेपर भी होंगे, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करने का काफी फायदा हुआ, आप आराम से इजीली वहां पे कवर कर सकते हो। देखते हैं, आप स्टडी ऐप आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के, आरएसएसएमपी के 2018 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ फोर्ट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है कहाँ स्थित है? जूनागढ़। राइट आंसर है बीकानेर। बीकानेर में जूनागढ़ फोर्ट स्थित है। उसके रिलेटेड और बात करें तो उदयपुर में कौन सा स्थित है? उदयपुर में सिटी पैलेस। भरतपुर में कौन सा है? लोहागढ़, जो इंपॉर्टेंट है। अपने सीरियल वाइज देखते हैं, उदयपुर, ये जूनागढ़ तो कहां स्थित हो गया? बीकानेर में। उदयपुर में कौन सा है? सिटी पैलेस है, ठीक है। और जयपुर में कौन सा है? जयपुर में है सिटी पैलेस भी है और उदयपुर में सिटी पैलेस है, ध्यान रखिएगा। जयपुर उदयपुर दोनों में सिटी पैलेस है, और इसके अलावा जयपुर में है आमेर का किला, ठीक है। उदयपुर में है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है कहां पे? उदयपुर में सिटी पैलेस और कुंभलगढ़ दुर्ग। लेकिन जयपुर में आमेर का किला और सिटी पैलेस ये भी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, जयपुर की बात की अपने, उदयपुर की बात की, जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला स्थित है। अब देखते हैं, भरतपुर में कौन सा है? लोहागढ़ का किला। बीकानेर में जूनागढ़ हो गया, और सवाई माधोपुर में रणथंबोर फोर्ट है, दुर्ग है। इसके बाद में चित्तौड़ में क्या है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप दोस्तों ये देख लीजिएगा, जो अपन ने डिस्कस किया वो कंप्लीट यहाँ पे आ गया है, वो आप रिमाइंड कर लीजिए कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक या दो नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजरक प्रिंट संबंध है, अजरक प्रिंट किसके संबंध है? राइट आंसर है सी ऑप्शन, बलोत्रा से, बलोत्रा के संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले में का भाग है? नौलखा दरवाजा राजस्थान के किस किले का भाग है? नौलखा, ठीक है। तो अब देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आपको आता है, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। डी ऑप्शन, रणथंबोर का किला, रणथंबोर का किला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धानव दुर्ग, धानव दुर्ग कहां स्थित है? कहां स्थित है? किसके बीच में आता है? धानवगढ़ का किला। रिक्त स्थान भरिए। राइट आंसर है ए ऑप्शन, रेगिस्तान। धानव दुर्ग रेगिस्तान के बीच स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से है। किस विद्वान ने बताया था? ये किसने बताया था? कवि चंद्र वृदाई ने बताया था। और इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, कवि चंद्र वृदाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। राजस्थान के संबंध में पीला पोमचा क्या है? पीला पोमचा एक कपड़ा है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वालार नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? वालार नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ग्रासिया जनजाति है, उसका लोक नृत्य वालार नृत्य है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में क्या पहना जाता है? टीका, रिमझोला, टोटी, बूली। इसका राइट आंसर है टोटी। टोटी सी ऑप्शन कान में पहना जाने वाला आभूषण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बागड़ी भाषा बोली जाती है। बागड़ी भाषा बोली जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर धूलकोट भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है धूलकोट? किसे कहा जाता है? आहड़ को। आहड़ सभ्यता को, आहड़ को, आहड़ स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, आहड़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जननायक। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज राशो ये अलग है, पृथ्वीराज विजय ये अलग है। इसके लेखक कौन थे? जयनाक, जयानक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ? मानसंघ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? ये 1913 के अंदर 1913 में हुआ था, 1930 में हुआ था। अब राइट आंसर है सी ऑप्शन, 1993 में गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जनसंहार का 1993 में 13 में हुआ था, सॉरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां आरंभ हुआ था? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां आरंभ हुआ था? राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिजोलिया में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है मृदा शिल्प के लिए? राइट आंसर है मालेला। मोलेला स्थित है। मोलेला स्थान है जो मृदा शिल्प और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान ने के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले राजस्थान की पहली महिला कौन थी? राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? राइट आंसर है ए ऑप्शन, अंजना देवी चौधरी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले हैं। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन से हैं? मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर,
करौली। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में 1957 की क्रांति के समय कहां पे एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है सी ऑप्शन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, 1857 की क्रांति हुई थी तब गवर्नर जनरल। अब चलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का एकीकरण चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान में एकीकरण चरणों में कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे? कौन बने थे? ये 1949 में महाराणा भूपाल सिंह 1949 में मेवाड़ के महाराजा प्रमुख बने थे। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोरीजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरीजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां से क्या निकाला जाता है? इसका राइट आंसर है लौह अयस्क, यहां से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर के आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? आगरा राजमार्ग है जयपुर का, तो पहले NH 11 बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? NH 21 अब बोला जाता है। नेशनल हाईवे 21। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, खड़ीन। परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई खड़ीन परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? वहां पे कौन सा जानवर ज्यादा पाया जाता है, जो रेयर पाया जाता है वहां पे? इसका राइट आंसर है सरिस्का में हरा कबूतर पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान का कुल वन क्षेत्र प्रतिशत कितना अंश है? राजस्थान में 2017 के अनुसार रक्षित वन है, वो कितना परसेंटेज है राजस्थान में? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 38.11%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी कहां पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर और उदयपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है अननास नदी सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर है अननास नदी, लेकिन सीप नदी, पार्वती नदी और परवन नदी इसमें सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या नहीं है? कौन सी नहीं है? अननास नदी नहीं है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राजस्थान राज्य की सीमा को प्रस्तुत करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान राज्य को परस्पर भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 5 राज्य राजस्थान राज्य की सीमा को परस्पर मिलते हैं, स्पर्श करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? जिला है और सीसा और जस्ता खनन क्षेत्र है। भीलवाड़ा में रामपुरा में आगुचा क्षेत्र जो रामपुरा में आगुचा है। उदयपुर में राजपुरा दरीबा। बीकानेर में जामनगर और खनन क्षेत्र जो है कौन सा है? भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा है। राइट है ये तो। ठीक है, अब बात करते हैं उदयपुर में राजपुरा दरीबा। तो राजपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में, तो ये गलत है। बीकानेर में जामसर में खनन क्षेत्र राइट है। सवाई माधोपुर में चौद का बरवाड़ा राइट है। तो इसका क्या आंसर है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? उदयपुर में जो बी ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? जैसमंद और राजसमंद झील सिंचाई के लिए काम में ली जाती है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कुल जलवायु प्रदेश 33B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है टोंक जिला इसमें सम्मिलित नहीं है। जलवायु प्रदेश में बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित है? धौलपुर इसमें प्रभावित रहता है, करौली भी रहता है, भरतपुर भी रहता है। तो इसका राइट आंसर है टोंक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य क्रियान्वयन किया गया था? किसमें किया गया था? राइट आंसर है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुष्क सांगवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? शुष्क सांगवान वन राजस्थान में किस जिले में पाए जाते हैं? राइट आंसर है बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्र है? राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? कौन सा क्षेत्रफल है? राइट आंसर है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार कहां स्थित है राजस्थान में? राइट आंसर है बी ऑप्शन, सिरोही में उड़िया पठार स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है समुद्री से दूरी। समुद्र से दूरी इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावित प्रक्रिया कौन सी है? राजस्थान के मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावित प्रक्रिया कौन सी है? तो देखते हैं राइट आंसर है वनस्पति अवनयन। वनस्पति अवनयन के कारण मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा प्रभावित प्रक्रिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन से किस जिले में किया गया था? राजस्थान में वर्ष 2015 में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन कौन से जिले में किया गया था? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अलवर जिले में।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मैरिनो के नाम से जानी जाती है? मैरिनो है जो सबसे अच्छा ऊन होता है, उसे मैरिनो बोलते हैं। तो ये कौन सी है जनजाति? जो राजस्थान की है। राइट आंसर है बी ऑप्शन, चोकला। चोकला भेड़ है जो प्रजाति है, उसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? राइट आंसर है डी ऑप्शन, जाखम परियोजना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशु पोषाहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला जयपुर के जामडोली में स्थित है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान क्या है? प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान क्या है? आखिरी पायदान क्या है? एक तरीके से लोगों की संतुष्टि। किसकी? लोगों की संतुष्टि आखिरी पायदान है। तो बी ऑप्शन है संतुष्टि, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार का प्रसारण साधन है? ड्रामा हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो क्या हो गया? ये देखना और सुनना क्या होता है? श्रवण और दृश्य। श्रवण और दृश्य, सुनना और देखना। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यहां से आप ध्यान रखिएगा, हर बार जो पशु मेला है उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो हम डिस्कस करते हैं ये कहाँ लगता है। झालावाड़ में लगता है गोमती सागर पशु मेला। और किसके लिए लगता है? मालवी नस्ल है उसके संबंधित है। तो कहां लगेगा? झालरा पाटन में। झालरा पाटन में गोमती सागर पशु मेला आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं कुछ और जो इंपोर्टेंट हैं, जो पशु मेले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। श्री वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। रामदेवरा पशु मेला कहाँ लगता है? मानासर नागौर में लगता है। गोमती सागर, अभी ये क्वेश्चन आया है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। ये मालवी नस्ल के लिए संबंधित है और ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। लेकिन हम सबसे बड़े पशु मेले की बात करें ऑल ओवर राजस्थान में, तो पुष्कर का पशु मेला सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कार्तिक माह में पुष्कर के अजमेर में लगता है, जो गिर नस्ल के संबंधित है। अब गिर नस्ल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लीफ लाइक ईयर। लीफ लाइक ईयर मतलब बड़े बड़े कान पाए जाते। कहां पे? गिर नस्ल का एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रॉड हेड, चौड़ा सर और लीफ लाइक हेयर। चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है, जो मालवी नस्ल के संबंधित है। गोगा मेड़ी पशु मेला क्या है? नोहर हनुमानगढ़ में लगता है, जो हरियाणवी नस्ल के संबंधित है। और गोगा मेड़ी पशु मेला एकमात्र ऐसा पशु मेला है जो सबसे लंबी अवधि तक चलता है। इसके बाद में बात करें शिवरात्रि पशु मेला या महाशिवरात्रि पशु मेला कहां लगता है? करौली जिले में लगता है, जो हरियाणवी नस्ल के लिए है। जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला ये कहां आयोजित किया जाता है? ये अश्विन मास में आयोजित किया जाता है, हरियाणवी नस्ल के संबंधित है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला
तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है ये थार पारकर और काकरेज नस्ल की बिक्री के लिए लगता है। बहरोड पशु मेला कहाँ लगता है? अलवर बहरोड में लगता है, जो मुर्रा नस्ल के व्यापार के लिए लगता है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला कहाँ लगता है? सांचौर जालोर में लगता है। सेवड़िया पशु मेला कहाँ है? रानीवाड़ा जालोर में लगता है, जो रानीवाड़ा में सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक डेयरी भी है। राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक डेयरी कहाँ है? जालोर रानीवाड़ा में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। शायद ये पिछली क्लास 2016 में यहाँ से आए भी हैं और 2017 में भी आई हैं, और कुछ क्वेश्चन इनमें और हम देखेंगे, इनमें काफी क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो सबसे बड़ी राज्य की, राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक डेयरी कहाँ है? रानीवाड़ा राज्य में। ठीक है, और क्या डिस्कस किया हमने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर सबसे बड़ा पशु मेला है जो अजमेर पुष्कर में लगता है। गोगामेडी पशु मेला कहाँ लगता है? सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? गोगामेडी पशु मेला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। एक बार आप कंप्लीट दोबारा से डिस्कस कर लीजिएगा, ये काफी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार एक क्वेश्चन उठा ही उड़ता है, आता है पशु मेला के रिगार्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों सबको पता है, हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी लगती है जो वेटरनरी के लिए है? वो बीकानेर राजूवास है। तो ये इसका राइट आंसर सबको पता है। उदयपुर के लिए सीवीएस नवानिया, और जयपुर में कौन सी है? पीजी विहार, और उदयपुर में सीवीएस नवानिया, जो बीकानेर यूनिवर्सिटी की को यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है। सीवीएस नवानिया जो वल्लभ नगर में स्थित है, और बीकानेर क्या है? राजूवास जो यूनिवर्सिटी है, और जेपी में पीजी विहार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीटोसिस रोग एक प्रकार का क्या है? ये उपापचय रोग है, मेटाबॉलिज्म के संबंधित रोग है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट कम या ज्यादा होती है, कीटोन बॉडीज बढ़ जाती है इसमें, तो उसके कारण शरीर में कीटोन बॉडी की असामान्यता वृद्धि के कारण कीटोसिस होता है। कीटोसिस किन में होता है? जो पार्चुलेटेड फीमेल एनिमल है उनमें सबसे ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट व वाष्पीकृत अम्ल का मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी पैदा होने वाला रोग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूकास्टल बीमारी समानार्थी है। न्यूकास्टल बीमारी किसके समानार्थी है? तो राइट आंसर है रानी खेत के समानार्थी है। रानी खेत डिजीज के समानार्थी है, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी बीमारी वुड टंग लक्षण को प्रदर्शित करती है? वुड टंग कौन सी प्रदर्शित करती है? राइट आंसर आप जल्दी से दीजिएगा। सब वेटनरी के स्टूडेंट हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कौन सी बीमारी है। राइट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन, एक्टिनोबैसिलोसिस। एक्टिनोबैसिलोसिस के संबंधित है वुड टंग। और अब एक्टिनोमाइकोसिस क्या है? एक्टिनोमाइकोसिस किसके संबंधित है? लैंफ जावा। खुरपक्का मुंहपक्का क्या एफएमडी का है? टाइगर हार्ट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें म्यूकोजल डिजीज के बारे में, किसका? लामिना प्रोप्रिया के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक्टिनोबैसिलोसिस इसका राइट आंसर है। वुडन टंग लक्षण किसमें पाया जाता है? एक्टिनोबैसिलोसिस में। एक्टिनोमाइकोसिस में क्या पाया जाता है? लिम्फ जावा। खुरपक्का मुंहपक्का में क्या था? टाइगर हार्ट। म्यूकोसिस डिजीज में लेमिना प्रोप्रिया क्या है? जो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉग जावा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? लॉग जा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। लॉग जा अवस्था टिटनस बीमारी में
पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब एंथ्रेक्स के बारे में बात करें, एंथ्रेक्स में क्या होता है, खून बहता है, नाक, गुदद्वार और मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। एंथ्रेक्स के बारे में जैसा कि लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार क्या है, लंगड़ा बुखार में तेज बुखार आती है और पिछली और अगली अगली पांव है उसके ऊपरी हिस्से में सूजन आती है और पशु लंगड़ा के चलता है। बिटुलिज्म क्या है, खुर्रा रोग, जीभ में लकवा होकर मुंह से बाहर लटकती है, इसका मेन करेक्टरिस्टिक है। तो आप देख रहे हैं टिटनेस के लिए लॉगजा है, लॉगजा अवस्था होती है। एंथ्रेक्स के लिए नाक, पेशाब और रास्ते में मल उद्वार में खून बहने स्टार्ट हो जाता है। टिटनेस में क्या होता है, जबड़े अकड़ जाते हैं, तो लॉगजा अवस्था यही है, जबड़ा बंद हो जाता है मांसपेशियों में और इनमें ऐठन आ जाती है। लंगड़ा बुखार में क्या आता है, तेज बुखार आती है और तापमान कितना 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट और पिछली और अगली टांगों के ऊपरी हिस्से में भारी सूजन और पशु लंगड़ा के चलता है। इनके मैन करेक्टरिस्टिक क्या है, पशु लंगड़ा के चलता है और पशु के आगे और पीछे वाले पैर के ऊपरी हिस्से में सूजन रहती है। गलगोटू क्या है, गलगोटू में क्या रहता है, एक तरह से गले को घोटने वाली बीमारी, इनके नाम से सब कंप्लीट हो जाता है तो इतनी दिक्कत नहीं है। ये अगर एग्जाम्स में ये बनते ना तो इनके नाम से ही कंप्लीट हो जाएगा। एंथ्रेक्स है, टिटनस है, लंगड़ा बुखार है। गलगोटू में क्या है, गले में खरखराहट आना स्टार्ट हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, सांस लेने में गरगराहट आती है और मुंह से लार भी गिरने लगती है गलगोटू। और बुटुलिज्म क्या है, बुटुलिज्म या खुर्रा में जीभ में लकवा आ जाता है और जीभ मुंह से बाहर लटकना शुरू हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोवा जनित रोग नहीं है, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा नहीं है, राइट आंसर कौन सा होने वाला है, थैलेरियासिस प्रोटोवा जनित रोग है। ये कौन से प्रोटोजोआ से होता है, थैलेरिया अनुलाटा, अनुलाटा से फैलती है, थैलेरिया अनुलाटा प्रोटोजोआ से फैलती है। ये है बेबीसियोसिस क्या है, ये बेबीसिया नामक प्रोटोजोआ से फैलती है। तो राइट, ये दुग्ध ज्वर किससे फैलती है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, ये कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। जो नई नई जैसे एक तरीके से नई जो भी अपनी जो पार्चुलेटेड फीमेल है, जो पार्चुलेशन होता है जिनमें भी, ठीक है, एनिमल्स में, उनमें बहुत ज्यादा फैलती है जिसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो और सर्रा रोग क्या है, सर्रा रोग भी टाइपनोसिस इवेंसाई से फैलता है, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये सारे प्रोटोजोआ जनित रोग है, लेकिन राइट आंसर है दुग्ध ज्वर प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। काफी इंपॉर्टेंट है ये बीमारियों का, और जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपन इस वीडियो में। तो आपको मान के चलिए काफी क्वेश्चंस में प्रिपेयर हो जाएंगे और 100% में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कंफर्म है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 2021 की वैकेंसी होने वाली उसमें कंफर्म आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रोग वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग कौन सा है, वायरस जनित रोग है खुरपक्का मुंहपक्का रोग, वायरस जनित रोग है। सर्रा, टिटनेस, लंगड़ा बुखार। सर्रा तो प्रोटोवा जनित रोग है, तो अभी हमने देखा टाइपेनोसोवा इवेंसाई जो प्रोटोजोआ उसके कारण ये फैलता है सर्रा रोग। टिटनेस क्या है, टिटनेस धनस्वाय है, बैक्टीरिया जनित रोग है। टिटनेस जो धनस्वाय है बैक्टीरिया जनित रोग है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटानाई से फैलता है। लंगड़ा बुखार है बैक्टीरिया जनित रोग जो क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई के से फैलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैड काउ नामक रोग किससे होता है, मैड काउ नामक रोग प्रियोन से होता है, एक प्रकार से प्रोटीन संक्रमण कण है प्रियोन। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन प्रियोन।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको पता है तो मैड काउ को बोबाइनन स्पुरमार्गर एस्पेलोपैथी भी कहते हैं, BSE। किसे? मैड काउ को बोवाइन स्प्रोगोसमा एस्पेलोपैथी भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन कौन सा जिम्मेदार रहता है? विटामिन के जिम्मेदार रहता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अब देखते हैं और बाकी के जो विटामिन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। विटामिन के बारे में बात की। विटामिन के रक्त का थक्का न जमना, विटामिन के कारण। अब देखते हैं और विटामिन ए क्या है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से कोलासिसिस, ग्लाइसाइडिट, साइब्रिक ड्रूमेटिक नामक बीमारी होती है। विटामिन B3 की कमी से चर्म रोग, वृद्ध कम, बाल सफेद आना, जनन क्षमता कम होना। B5 की पेलेगेरिया, B6 से रक्तचाप में चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन आती है। B9 की कमी से रक्त अल्पता होती है। B12 की कमी से भी रक्त की अल्पता होती है। विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। डी की कमी से सूखा रोग या ऑस्टियोमाइलाइसिस होता है। और ई की कमी से जननमी क्षमता कम आती, पेशियों में कमजोरी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपकरणों में निसंक्रमित करने के लिए उत्तम विधि कौन सी है? उपकरणों को निसंक्रमित करने के लिए उत्तम विधि कौन सी है? सबसे उत्तम विधि कौन सी है? ताप द्वारा निसंक्रमण करना। तो ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशु के शरीर पे असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी होती है वो क्या कहलाती है? उसे क्या बोलते हैं? एम्बेसिस बोलते हैं। जो एक ऐसी गुहा जिसमें मवाद होती है तो वेटरनरी में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से एम्बेसिस बोलते हैं। लेकिन ट्यूमर क्या होती है? ट्यूमर क्या होती है? जो अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, एक तरह से बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है किसी बॉडी टिश्यू की, तो उसे क्या होती है? ट्यूमर बोलते हैं। सिस्ट क्या लेती है? जो एक तरीके से त्वचा के नीचे स्वेलिंग आती है, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, जैसे लिक्विड भरा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। हीमोटोमा क्या है? हीमोटोमा एक तरीके से क्लोटेड ब्लड होता है टिश्यू के अंदर, जो एक गांठ सी बन जाती है, सॉलिड स्वेलिंग होती है, मतलब एक कड़क सी सॉलिड सी स्वेलिंग आती है और जो ब्लड है क्लोट हो जाता है। क्लोटेड ब्लड का एक तरीके से थक्का बन जाता है, उसे हीमेटोमा कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख लीजिए एम्बेसिस क्या है? गांठ क्या है? एक अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज, यानी कि बॉडी टिश्यूज में अबनॉर्मल ग्रोथ यानी कि वृद्धि होना, यानी कि बढ़ना। वो क्या होते हैं? बॉडी टिश्यूज का बढ़ना क्या होता है? गांठ होता है। सिस्ट क्या है? एक तरह गांठ में पानी का भरना, स्वेलिंग आती है और लिम्फ फिल्म में फिल्ड हो जाता है और लिक्विड भर जाता है, उसमें क्या होता है? सिस्ट होती है। हिमेटोमा क्या है? एक सॉलिड स्वेलिंग होती है, क्लोटेड ब्लड होता है टिश्यूज के अंदर, एक तरीके से ब्लड का क्लोट होके कोई थक्का बन के और एक सॉलिड स्वेलिंग सी आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोमा बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सींग रोधन डिसब्रीडिंग में के लिए कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? कौन सा काम में लिया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH काम में लिया जाता है। तो KOH भी काम में लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी काम में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। NaOH भी काम में लिया जाता है, KOH भी काम में लिया, लेकिन ज्यादातर KOH सबसे अच्छा होता है डिसब्रीडिंग के लिए।
तो राइट आंसर डी ऑप्शन होने वाला है। अगर कहीं पे KOH ना आए, NaOH आए, तो NaOH भी इसका राइट हो सकता है। तो इसका KOH इसका डिस्पिडिंग में काम में आता है। तो इसका राइट आंसर KOH याद रखिएगा। अब इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट है। अब बात करते हैं कब की जाती है डिस्ब्रीडिंग। 15 से 20 दिन की एज होती है जब काफ की, तब डिस्ब्रीडिंग की जाती है। और अन्य विधि भी होती है, गर्म लोहे की विधि भी होती है, जिससे गर्म लोहे के इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर है उसे लगाकर भी जो सिंक की कलियां हैं उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर का तापमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन डीहॉर्नर का तापमान कितना आता है, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है। सूंघ के बेहोश होने वाला निश्चेतक, यानी कि बेहोशी वाला, सूंघा के बेहोश करने वाला निश्चेतक कौन सा है। सबने पता है क्लोरोफॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अन्य अवशोषित नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर कौन सा है। ऑब्जर्वेबल जिसे अवशोषण नहीं किया जा सकता, वो कौन सा है, नायलॉन। इसमें है नायलॉन है जिसे अवशोषित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट। ऑटोक्लेव में भाप दाब कितना होता है। ऑटोक्लेव में भाप दाब कितना होता है, 15 पाउंड होता है। और ऑटोक्लेव के लिए सबसे कौन सा सिद्धांत पे काम करती है, ऑटोक्लेव का कार्य किस सिद्धांत पे काम करता है, ये भी क्वेश्चन बनने वाला है। ऑटोक्लेव में उच्च दाब वाष्प सिद्धांत पे काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेज दार हथियारों से होने वाला घाव क्या कहलाता है। तेज धार दारू वाले हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है, इंसाइजर। इंसाइजर जो नुकीली पदार्थ वे शरीर के अंदर घुस जाते हैं, इनसाइजर। इनसाइजर यानी कि इन सीजर, सीजर इन सीजर, तो इन अंदर की तरफ किसी चीज का घुसना, तो क्या होता है, इंसाइजर। तेज धारदार वाले चीज तो घुसेंगी अंदर बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, इंसाइजर। तो इसका राइट आंसर है इंसाइजर, सी ऑप्शन। अब ये बाकी के जितने ऑप्शन उनके बारे में बात करते हैं कि घाव ये भी है, ठीक है। तो एसेप्टिक क्या है, एसेप्टिक एक तरीके से एक संक्रमण नियंत्रण उपाय है, एक तरीके एसेप्टिक, ठीक है। कॉन्टूजन क्या है, कॉन्टूजन त्वचा की सतह के नीचे, त्वचा की सतह के नीचे रक्त वाहिनियों का टूटना, रक्त वाहिनियों का टूटना क्या है, कॉन्टूजन कहलाता है। अम्ब्रेजन क्या है, त्वचा की खुरदरी सतह पे रगड़ने से होने वाला घाव, त्वचा को खुरदरी सतह पे रगड़ने पे होने वाला क्या घाव है, एम्ब्रेसिस, एम्ब्रेजन, एम्ब्रेजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कठोर ऊतकों का निरंतरता का टूटना क्या कहलाता है। कठोर जो ऊतक है वो निरंतर टूटते रहते हैं, तो क्या कहलाता है, जो हड्डियां हैं वो टूट जाती है, तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके से फ्रैक्चर होता है। कठोर ऊतक हैं अगर वो टूटते हैं एक तरीके से फ्रैक्चर आता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फ्रैक्चर। अब बात करते हैं घाव के बारे में। किसी हथियार है, किसी पर से चोट लगती है, वो घाव कहलाता है। मोच क्या कहलाती है, मोच एक तरीके से किसी भी जॉइंट या लिगामेंट या किसी नसों का अपनी स्थिति से चेंज होना या खिंच जाना, एक तरीके से मोच कहलाती है। डीलोकेशन क्या रहता है, डिसलोकेशन क्या हो रहता है, एक तरीके से हथियार किसी कारण चोट लगना, नहीं डिसलोकेशन विस्थापन, एक तरीके से किसी चीज का खिसकना, असंतुलन। डिसलोकेशन क्या है, जॉइंट से जब ये जॉइंट खिसक जाते हैं ना अपने,
जितने भी जॉइंट्स में जाता है, डिसलोकेशन जॉइंट्स में देखा जाता है, तो वो डिसलोकेशन, अपनी स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाना, तो एक तरीके से डिसलोकेशन है। ये क्या कहलाता है, जॉइंट्स में होने वाला क्या कहलाता है, डिसलोकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा देख लीजिएगा। मोच क्या गया, अस्थि संधि जॉइंट्स या स्नायु लिगामेंट में अपनी क्षमता से अधिक खिंच जाना या अपनी स्थिति से थोड़ा भंग हो जाना या किसी अन्य स्थिति में चले जाना, एक तरीके से थोड़ा खिंच जाना, एक तरीके से अपने विस्थापन हो जाना। डिसलोकेशन क्या रहता है, डिसलोकेशन क्या रहता है, जॉइंट्स में विस्थापन या असंतुलन, किसी हड्डी का दूसरी हड्डी पे आ जाना, एक तरीके से डिसलोकेशन है, ठीक है। और घाव क्या है, किसी हथियार या किसी प्रकार से चोट लगना घाव कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे साइलेज का पीएच क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, तो सबको याद होगा शायद। अच्छी साइलेज का पीएच कितना है, 3.5 से 4.2 पीएच होता है अच्छी साइलेज का। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब बात करते हैं साइलेज के लिए उपयुक्त फसल, सबसे अच्छी फसल कौन सी है, मक्का, बाजरा, जई और जवार, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त फसल है। साइलेज बनाने के लिए जो खड्डे खोदे जाते हैं उनको साइलो या साइलो फिट कहते हैं, साइलो या साइलो फिट कहते हैं। असली फसल बात की, मक्का, जवार, बाजरा और जई, ठीक है। और साइलेज में कितने दिन में तैयार हो जाता है, साइलेज 30 दिन से 35 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। तो आप जो भी ऑप्शन आते, थोड़ा डिस्टर्ब मत हुईगा कि एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिससे आपको कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 30 से 35 डेज आए तो इसके अंदर अंदर कोई ऑप्शन आए तो आपको ये देना है। अगर इसके आसपास वेरी करता है ना, ये नहीं है 30 से 35 दिया, 40 या 45 डेज, तो इसके वेरी आसपास का ही आंसर राइट होगा, ये ध्यान रखिएगा। हरे चारे में नमी प्रसरण कितनी होनी चाहिए जो साइलेज बनाने के लिए, इसमें 65 से 75% के बीच में होनी चाहिए। अब बढ़िया साइलेज में कितना पोषण प्रतिशत कितना होता है, हरे चारे में बराबर कितना होता है, 85 से 90% के बीच में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैराकिटोसिस नामक रोग सुअर में किस खनिज की तत्व की कमी से होता है, पैराकेटोसिस, पैराकेटोसिस, पैराकेटोसिस किस कमी के कारण होता है, राइट आंसर है जिंक की कमी से पैराकिटोसिस होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है जो सुअर में होने वाला है, पिगलेट एनीमिया, जो आयरन की डिफिशियंसी से होता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पिगलेट एनीमिया किस में होता है, किसकी डिफिशियंसी से होता है, एक तरीके से सुअर में होने वाला रोग कौन सा है, ऑप्शन दे दी जाएंगे, तो पिगलेट एनीमिया सुअर में होता है, किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। पैराकिटोसिस रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रोटीन अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, राइट आंसर है चना है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, B12 का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी बताइए आप, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा विटामिन का रासायनिक काम। विटामिन में भी एक क्वेश्चन 100% का या रोग के लिए आएगा या रासायनिक नाम के लिए आएगा, 100% है, एक क्वेश्चन 100% है, हर बार पूछा जाता है। आप देख लीजिए 2016 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, अब 2018 का आया और 2021 में भी देख लीजिएगा आप। इसका क्या है, साइनो को लेबिन, को लेबिन, साइलो कोलेबिन, साइलो को एलेमिन, राइट आंसर है साइनोकोब्लेमिन होता है इसका
राइट आंसर है। विटामिन B12 को साइनोकोबालेमिन कहते हैं। तो रासायनिक नाम क्या है? अब बात करते अन्य। थायमीन किसका है? थायमीन किसका है? जल्दी से बताइए। थायमीन किसका है? विटामिन B1 का थायमीन है। पायरोडॉक्सिन किसका है? पायरोडॉक्सिन किसका है? जल्दी बताइए। पायरोडॉक्सिन किसका है? विटामिन B6 का। रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का। अपन हम डिस्कस करते हैं जो रासायनिक नाम है कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, ठीक है। थायमीन किसका है? विटामिन B1 का थायमीन है। विटामिन बी का राइबोफ्लाविन है। विटामिन B3 का निकोटिनोनाइड है। B5 का है पेंथोनिक है। B6 का पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 का बायोटीन है। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड है। साइनोकोबालेमिन किसका है? साइनोकोबालेमिन B12 का है। स्कॉर्बिक है विटामिन सी का। कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का। टोकोफेरोल है विटामिन ई का। और फिनोल क्विनोल है विटामिन के का। क्विनोल है विटामिन के का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबूल में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? सबूल में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर है ए ऑप्शन, मीमोसिन सबूल में विषैला तत्व पाया जाता है। इसके बाद मतलब गोसिपोल किसमें पाया जाता है? गोसिपोल कपास में पाया जाता है जो काफी जहरीला होता है। गोसिपोल जो कपास के बीज होते हैं पत्तियों में पाया जाता है। कभी भी आपने देखा होगा गोसिपोल जो अपन कपास के बीज अगर देते हैं एक तरीके से जो न्यूट्रिशन उनमें, तो उनको पका के देते हैं अपन, उबाल के उनको खिलाते हैं एक तरीके से। तो वो गोसिपोल की मात्रा कम हो जाती है एक तरीके से। ज्वार में पाया परफ्यूरिक एसिड पाया जाता है जो एक तरीके से जहरीला है। ज्वार में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है, परफ्यूरिक एसिड। गोसिपोल किसमें पाया जाता है? कपास के बीज और पत्तों में। मिमोसिन किसमें पाया जाता है? सबूल में पाया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहां डिस्कस हो गए, तो ये भी पूछे जा सकते हैं, इनमें से एक पूछा जा सकता है 2021 में आने वाली एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थों की आवश्यकता होती है। भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थों की आवश्यकता कितनी कितनी होती है? 2.5 किलोग्राम पर केजी। 2.5 किलोग्राम पर केजी पर 100 किलोग्राम। लेकिन भैंस के लिए, बफेलो के लिए 3 किलोग्राम पर 100 केजी होता है। तो इसका राइट आंसर 2.5 किलोग्राम पर केजी होने वाला है। और भैंस के लिए, काऊ के लिए होने वाला है 2.5 ग्राम किलोग्राम पर केजी। 3 केजी किसका होने वाला है? भैंस के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। गेहूं के भूसे में उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होता है? गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए कितने यूरिया प्रतिशत यूज लिया जाता है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, 4%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? कौन सी विटामिन है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, घुलनशील होती है विटामिन ए, जो घुलनशील होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैंस की किस प्रजाति की त्वचा तांबे के रंग की होती है? इसका राइट आंसर कौन सा है? भदावरी जो नस्ल है उसके प्रजाति की भैंस के त्वचा का रंग तांबे कलर का होता है, जो तांबे की रंग का होता है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। अब बात करते हैं मुर्रा नस्ल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। मुर्रा नस्ल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सींग मुड़े हुए होते हैं,
खुर व पूंछ के निचले हिस्से पे सफेद धब्बे होते हैं। मुर्रा नस्ल की ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। और भदावरी की बात की, भदावरी में त्वचा का रंग तांबे कलर कॉपर कलर का होता है। मैशाना की बात करें, मैशाना कलर काला भूरा होता है और मुर्रा के मुकाबले इनके सिंग कम घूमे हुए होते हैं, ठीक है। सूरती की बात करें तो सूरती नस्ल के सिंग हसियाकार होते हैं, सिक्कल सेल टाइप होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक अपने बात की अगर क्वेश्चंस आए तो मुर्रा नस्ल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, छोटे मुड़े हुए सींग होते हैं, खुर और पूंछ के नीचे धब्बे होते हैं। भदावरी के लिए बात करी, रंग त्वचा का रंग क्या है, तांबे कलर का होता है। महसाना के लिए मतलब ब्रोड एक तरीके से भारी भरकम दिखने वाली भैंस होती है, काला भूरे रंग का इसके त्वचा का रंग होता है। सींग मुर्रा के मुकाबले कम घूमे हुए थे। सूरती के लिए सींग हसियाकारी या सिक्कल सेल होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बकरी का गर्भकाल कितना होता है? बकरी का गर्भकाल इसमें वैसे तो 151 दिन होता है, 150 151 दिन होता है, लेकिन इसके वेरी करता है, इसके आसपास आया है तो ये 155 दिन इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं अदर एनिमल्स के बारे में जिनका गर्भकाल कितना होता है। हाथी का गर्भकाल नहीं पूछने वाले आपको कोई। सुअर का गेस्टेशन पीरियड पूछ सकते हैं, कितना, 144 दिन। गधे का बहुत कम पूछा जाएगा, 365 दिन 12 महीने, ठीक है गाइस। चूहे का 21 दिन, बिल्ली का 65 दिन, कुत्ते का 63 दिन। इंपॉर्टेंट कौन सा होने वाला है, कुत्ते का, सुअर का, भेड़ का जो 150 दिन है, हिरण का नहीं पूछा जाएगा, बकरी का, तो बकरी का देखा, बकरी का 151 दिन होता है, लेकिन वेरी करता है अगर आपके ऑप्शंस में 155 149 150, यानी कि 151 150 के आसपास जो है वो ही राइट आंसर होने वाला है। गाय का 284 दिन होता है, भैंस का 300 दिन होता है, घोड़े का 330 दिन होता है, ठीक है गाइस। और क्या क्या देखना है आपको, ऊंट का 400 दिन होता है गेस्टेशन पीरियड, भेड़ का, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, इनकी आपको याद रखना है। और एक सुअर का देख लीजिएगा गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 330 दिन होता है घोड़े का, 300 दिन होता है भैंस का, 284 दिन होता है गाय का, बकरी का 151 दिन, भेड़ का 150 दिन, ऊंट का 400 दिन, ठीक है, सुअर का 144 दिन, कुत्ते का 63 दिन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भेड़ में एक्टोमेटिंग क्या कहलाती है? सीप में एक्टोमेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? हम देखेंगे कंप्लीट इंपॉर्टेंट। टपिंग किस में होता है? टपिंग होता है भेड़ में। एक्टोमेटिंग क्या रहता है? टपिंग भेड़ में होती है, तो इसका राइट आंसर भेड़ में टपिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? एक्टोमेटिंग टपिंग होता है। ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी से आराम से आपको 2 से 3 नंबर इजीली मिलने वाला है। यहाँ से टर्मिनोलॉजी का चार्ट है वो हम डिस्कस कर लेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक चार्ट में कंप्लीट आपका आ जाएगा। एक्ट ऑफ सर्विंग किसमें होता है? एक्ट ऑफ सर्विंग किसमें होता है? गोट में होता है, गोट में एक्ट ऑफ सर्विंग होता है। सीप में एक्ट ऑफ मैटिंग हो गया, टपिंग। कपलिंग किसमें होता है? कैपलिंग होता है एक्ट ऑफ मैटिंग। पिग में होता है कपलिंग, स्वाइन में होता है एक्ट ऑफ मैटिंग। कवरिंग किस में होता है? हॉर्स में होता है कवरिंग, हॉर्स में कवरिंग। तो हमने देखा हॉर्स में कवरिंग, कपलिंग पिग में, सर्विंग है गोट में, टपिंग है सिप में। अब बात करते हैं काफ, कैटल और बफेलो में क्या सर्विंग। सर्विंग हो गया जो बोबाइन है उनमें, काव और बफेलो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुअर का मांस कहलाता है,
ये भी टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है, तो अपने जैसे अभी डिस्कस किया टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफर्म है। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? अब ऑप्शन के बारे में, चियोन किसका मांस कहलाता है? पहले तो चियोन गोट का मांस को क्या कहते हैं? चियोन कहते हैं। पोर्क क्या है? जो पिग है, स्वाइन के मांस को पोर्क कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। बीफ क्या है? जो बोवाइन है, काऊ और बफेलो, उसके मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। मटन किसका हो गया? मटन हो गया सीप का। सीप का क्या हो गया? मटन। अब चलते हैं, अब देख लीजिए, पोर्क स्वाइन के मांस को, जो पिग है उसके मांस को पोर्क कहते हैं। चियोन हो गया गोट के मांस को। बीफ जो मोबाइल बोवाइन मीट है, ऑक्स बफेलो जो भी है, ठीक है, बोवाइन, उनके मीट को बीफ कहते हैं। मटन है सीप के मीट को कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर जिले में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को परिवर्तित करने वाला सूत्र कौन सा है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को चेंज करने वाला सूत्र कौन सा है? देखते हैं। राइट आंसर होने वाला बी ऑप्शन, डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 5 इंटू 9। तो ये होने वाला है फ़ारेनहाइट इंटू 9 प्लस 32। इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है? मुर्गी का सामान्य तापमान होता है 107 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? शाहीवाल किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। तो इसका राइट आंसर है गाय की नस्ल है। तो आप ये गाय की नस्लें भी थोड़ा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इनके ट्रिक्स हम शेयर कर देंगे, काफी इजी रहेगा आपको और रिमाइंड करने के लिए, और इजीली आप इनको याद कर लोगे, ठीक है। अब देखते हैं जो गाय की नस्लों के बारे में देखते हैं। गाय की नस्लें कौन सी है भेड़ की? गाय की नस्ल साहिवाल है, थारपारकर है, राठी है, नागौरी है, हरियाणवी है, मेवाती और कोठी भी। मेवाती को कोठी भी बोलते हैं। काकरेज, अजमेरा। अजमेरा नस्ल कौन सी नस्ल को बोलते हैं? जो अजमेर में पाई जाती है। गिर, तो गिर के लिए, या रेंडा, रेंडा और गिर नस्ल है, उनको अजमेरा और रेंडा भी बोलते हैं। छोटी बड़ी मालवी है, सांचोरी है, मालवी है। बकरी की नस्ल कौन सी? शेखावाटी, मारियावाड़ी, जमनापुरी, बडवारी, अलवरी, जो जखराना बोलते हैं, सिरोई, लोही, जरवाड़ी, ठीक है। भेड़ की नाली, मगरा, पूंगल, चोखला, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, देसिया, खरी है, मालपुरी है, बागड़ी है, बरवाड़ी है और नाल भी बोलते हैं। बागड़ी बरवाड़ी को नाल भी बोलते हैं। भैंस की नस्ल के बाद मुर्रा, मुरादाबादी, भदावरी, सूती, जमनापरी, मैशाना, जाफराबादी, नागपुरी है। आप याद कर लीजिएगा ये भी। इनकी भी हम एक जो नस्ल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे एक वीडियो में कंप्लीट, कि कौन कौन नस्ल की क्या विशेषता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2n+1 गुणसूत्र की अवस्था कहलाती है। 2n+1 की अवस्था क्या कहलाती है? x या 44 प्लस y, ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? राइट है ट्राइसोमिया, ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक इसका राइट आंसर है। ट्राइसोमिक कहलाती है, सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है डीएनए में यूरेसिल अनुपस्थित रहता है, जो आरएनए में रहता है। तो इसका राइट आंसर है
ए ऑप्शन यूरेसिल। अब देखते हैं कौन सा डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोसोन्यूक्लिक एसिड। एडेनिन डीएनए में पाया जाता है, एडेनिन आरएनए में पाया जाता है, गवानीन डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में पाया जाता है, थाइमीन डीएनए में पाया जाता है लेकिन थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, साइटोसिन आरएनए में पाया जाता है। तो ये रिवर्सिबल है एक तरीके से। थाइमीन ए जी टी सी और ए जी यू सी, ए जी टी सी, ए जी यू सी। अब हम देखते हैं डीएनए और आरएनए में कैसे पता चलेगा। डीएनए में डी कब आता है, ये पहले आता है, तो यह ध्यान रखिएगा। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, AGTC, इसका क्या हो गया AGTC। तो AGTC इनमें सेम आएगा। आरएनए याद रखिएगा, आरएनए में आर कब आता है, डी के बाद में। आरएनए डीएनए, ठीक है, डीएनए पहले आता है, आरएनए बाद में आता है। तो ये आप याद रखिएगा, एडेनिन, गवानीन, थाइमीन और साइटोसिन, ठीक है। अगर ये करेक्ट ये याद ना रहे तो आप देख लीजिएगा, डीएनए में सबसे पहले क्या आता है, डी आता है, तो आर से पहले आता है। तो जो भी वर्ड आने वाला है, ठीक है, जो भी थाइमीन और यूरेसिल याद रखिएगा, आप कुछ याद रखिएगा, थाइमीन और यूरेसिल याद रखिएगा। थाइमीन क्या, थाइमीन में टी आ गया पहले और यू आ गया। टी और यू में पहले कौन सा आएगा, टी थाइमीन पहले आएगा, यू बाद में आएगा। तो ये किसमें आने वाला है। अब डीएनए देखते हैं, डीएनए और आरएनए में देखते हैं। आरएनए में, डीएनए में डी पहले आ गया, तो इसमें भी ये पहले वाला वर्ड आएगा, टी वाला। थाइमीन और यूरेसिल याद रखना है। टी का थाइमीन आ गया तो टी पहले वाला थाइमीन में आएगा, आरएनए में यू आ गया तो आरएनए में यूरेसिल आएगा। तो आरएनए बाद में आएगा, आर आ गया वर्ड जो बाद में आने वाला है, जो यूरेसिल हो गया। डी का हो गया टी थाइमीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है। हिंदी में बात करें तो अनुलेखन कहलाती है, उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक क्या है, राइट आंसर है जीन आनुवांशिकी की भौतिक और क्रियात्मक इकाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकट संबंधी पशुओं के बीच में होने वाला प्रजनन क्या कहलाता है। अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन जो निकटवर्ती पशुओं में करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, एक तरीके से अंतः प्रजनन है। अब क्रॉस प्रजनन क्या है, क्रॉस प्रजनन या क्रॉस ब्रीडिंग, दो अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, वो क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग है। ग्रेडिंग अप क्या है, द डिफरेंट ब्रीड में ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए क्या, ग्रेडिंग, ग्रेड में से ग्रेड करने के लिए, एक तरीके से किसी भी अपन देसी भाषा में बात करें तो देसी में किसी भी चीज को छान के अलग करना, मोटे बीज को अलग करना, छोटे बीज को अलग करना, ये ग्रेडिंग प्रक्रिया होती है एक तरीके से। तो एक तरीके से डिफरेंट ब्रीड के अंदर होता है और ये नस्ल सुधार के लिए होता है ग्रेडिंग अप। बही प्रजनन, बही प्रजनन क्या होता है, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, दो ब्रीड के बाहर ही करवाया जाता है। इन ब्रीड क्या होता है, इन ब्रीड का मतलब क्या होता है, रिलेटिव एनिमल सी, जैसे रिलेटिव एनिमल होते हैं उनके बीच में ही करवाया जाता है इन ब्रीडिंग का मतलब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाय का गुणसूत्र कितने होते हैं, गाय में गुणसूत्र होते हैं 60 है, तो इसका राइट आंसर 60, डी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। देखते हैं
और इंपोर्टेंट्स के बारे में, दलदल वाली जो स्वाम बफेलो उसमें 48 होते हैं, जो रिवर बफेलो उसमें 50 होते हैं, लेकिन घोड़े में 64 होते हैं, सुअर में 38 होते हैं, मुर्गी में 78, कुत्ते में 78 और खरगोश में 44। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये देख लीजिएगा थोड़ा। स्वाम बफेलो और रिवर बफेलो, तो स्वाम्प आ गया आर, स्वाम्प, स्वाम्प, दलदल, दलदल वाली भैंस में 48 हो गया, नदी हो गया 32 में 50 हो गया, नदी बफेलो है, रिवर बफेलो में 50 हो गया, और स्वाम बफेलो में 48 हो गया। गाय में हो गया 60, घोड़े में 64, सुअर में स्वाइन में जो पिग है उसमें 38 और मुर्गी में 78, कुत्ते में 78, मुर्गी और कुत्ते में 78 हो गया, खरगोश में 44 हो गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन आने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मादा जनन कोशिका में कितने अंडाणु बनते हैं? एक मादा जनन कोशिका में ओनली एक ही अंडाणु बनता है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूज में से कौन कौन आनुवांशिकी का जनक कहलाता है? आनुवांशिक जनक को ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मटर का पौधा इन्होंने लिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहां बनते हैं? नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहां बनते हैं? वृषण में बनते हैं, जो वृषण, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं बकरी की ब्याने की प्रक्रिया एक्ट ऑफ पार्चुलेशन क्या कहलाती है? एक्ट ऑफ पार्चुलेशन बकरी में क्या था? लैम्बिंग। किसमें होता है? सीप में लैम्बिंग, बकरी में किडिंग, किडिंग बी ऑप्शन इसका राइट है। अब देखते हैं काउ में क्या रहता है? काविंग, एक्ट ऑफ पार्चुलेशन काउ में काविंग, बफेलो में भी काविंग होने वाले, गोट में किडिंग होने वाली है, और इसके अलावा सीप में लैम्बिंग होने वाली है, कैमल, बफेलो और काउ में क्या होने वाली है? काविंग, ठीक है गाइस। और इसके बारे में बात करें, मेर में जो घोड़ा है, जो घोड़ी है स्टेलियन और मेर में फोलिंग कहलाता है, एक्ट ऑफ पार्चुलेशन। जो पिग है साउ में कहलाता है फैरोइंग, एक्ट ऑफ पार्चुलेशन फैरोइंग। बीच में क्या कहलाता है? विपिंग, एक्ट ऑफ पार्चुलेशन इन बीच जो डॉग है उनमें क्या कहलाती है? विपिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पशु में मध्य चक्र के पहले रक्तस्राव होता है? जब मध्य चक्र के पहले, जो मध्य चक्र स्टार्ट होता है उससे पहले किस एनिमल में रक्तस्राव होता है? तो इसका राइट आंसर है कुतिया में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? गाय में किस प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है? राइट आंसर है कोटलीडियन प्रकार की पाई जाती है। कोटलीडियन प्रकार की अपरा या प्लेसेंटा किसमें पाई जाती है? गाय और भेड़ बकरी में कोटलीडियन प्रकार की अपरा पाई जाती है। अगर भेड़ आए तो भी कोटलीडियन प्रकार की होती है, भेड़ आए तो भी, भैंस आए तो भी। गाय, भेड़, भैंस, बकरी, इनमें क्या है? कोटलीडियन प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। जोनेरी किसमें पाई जाती है? जो कैनाइन है, कुत्ता और बिल्ली, उनमें जोनेरी प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। और बात करते हैं डिफ्यूज प्रकार की, किसमें पाई जाती है? डिफ्यूज प्रकार की प्लेसेंटा सुअर और घोड़ी में पाई जाती है। डिस्कोइडियल किसमें पाई जाती है? बंदर और स्त्रियों में डिस्कोइडियल प्रकार की अपरा पाई जाती है। अब देखते हैं, अब आपको कोई पूछे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में किस प्रकार की अपरा पाई जाती है? कोटलीडियन प्रकार की। अगर पूछे गाय में किस प्रकार की अपरा पाई जाती है, किस प्रकार की अपरा पाई जाती है? कोटलीडियन प्रकार की। अगर भैंस का पूछे तो भी कोटलीडियन प्रकार की, भेड़ का पूछे तो भी कोटलीडियन प्रकार की, और बकरी का पूछे तो भी कोटलीडियन प्रकार की। तो ये बोवाइन का बात करें, बोवाइन में कौन सी पाई जाती है? कोटलीडियन प्रकार की पाई जाती है। अब कैनाइन की बात करें, कैनाइन में जोनेरी प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। डिफ्यूज किसमें पाई जाती है? सुअर और घोड़ी में।
कौन सी पाई जाती है? डिफ्यूज प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है। डिस्कोइडियल किसमें प्रकार की थी है? बंदर में पाई जाती है, और स्त्री में डिस्कोइडियल प्रकार की पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भाग अंडवाहिनियों का नहीं होता है? अंडवाहिनियों का कौन सा भाग नहीं होता है? एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम भी होता है, इस्तमस भी होता है, लेकिन सर्विक्स नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अंडवाहिनियों का भाग कौन कौन से? एम्पुला, इनफंडस, इनफंडिबुलम, इस्तमस। ठीक है गाइस, और फिम्ब्रिया भी इसमें पाया जाता है। लेकिन ये तीन भाग हो गए अंडवाहिनी के। ओविडक्ट के तीन पार्ट है, एम्पुला, इनफंडिबुलम, इस्तमस, लेकिन सर्विक्स नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? वीर्य में जो सीमन है उसमें कौन से फ्रक्टोज पाया जाता है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फ्रक्टोज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भेड़ में मध्य चक्र कितनी अवधि के दिनों का होता है? कितने दिन का होता है भेड़ में? मध्य चक्र कितने दिन का होता है? भेड़ में होता है 17 दिन का। 17 दिन का होता है। तो इसमें क्या आंसर क्या आने वाला है? 16 दिन। जो गॉट है, जो सीप है, उसमें 17 दिन का होता है। इसके इर्द गिर्द जो भी होगा वही आंसर होने वाला है। राइट आंसर है 16 दिन। आप तो ध्यान रखिएगा, अगर 16 से 15 है तो 15 होने वाला है, 18 है तो 18 होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इतना वेरी नहीं होगा। 16 17 15 16 17, 17 तो 18 17 16 होने वाला है। तो 16 दिन भेड़ में मध्य चक्र कितनी अवधि के लिए होता है? 16 दिन के लिए। अब बात करते हैं काऊ में 21 दिन के लिए, बफेलो में 17 दिन से 24 दिन के लिए, गोट में 19 दिन के लिए, कैमल के लिए 28 दिन के लिए, मेयर के लिए 21 दिन के लिए, शाऊ के लिए 21 दिन का, और बीच में होता है 6 से 7 मंथ का होता है। सबसे भीड़ बीच में कितने दिन का होता है? तो आप डिवाइड कीजिएगा, 180 दिन का मध्य चक्र होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुग्ध शरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? दुग्ध शरण के लिए और दुग्ध बनाने के लिए प्रोलैक्टिन, लेकिन दुग्ध शरण के लिए ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, जेंथ्योमाइसिन। इसका राइट आंसर है पेनिसिलिन। सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक है, जो किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी दवा जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक कौन सी है इनमें? एम्फिसिलिन। एम्फिसिलिन कौन सी है? बी ऑप्शन, एम्फिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाई दी जाती है? किसमें दी जाती है? वैन के अंदर दी जाती है जलन करने वाली दवाइयां। जो जलन करने वाले दवाइयां किसमें दी जाती है? वैन में की जाती है, जो सीरा होती है उसके अंदर दी जाती है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार उतारती है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, पैरासीटामोल बुखार उतारने के लिए या पैन किलर के रूप में काम में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीला तोता कहते हैं, नीला तोता किसी थे? कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है? आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है? राइट आंसर है कॉपर सल्फेट आर्सेनिक का एंटीडोट है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बीमारियों में जो भी हम औषधियों का अध्ययन करते हैं, औषधियों की मात्रा का अध्ययन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोसोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? पोसोलॉजी। इसका राइट आंसर है बी
ऑप्शन। अब मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी मौसम का अध्ययन कहलाता है। टैक्सकोलॉजी क्या है? टैक्सकोलॉजी क्या है? टैक्सकोलॉजी जहरीली चीजों की वजह से होने वाले नुकसान या प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी क्या है? दवाओं और दवाइयों का अध्ययन किया जाता है, दवाइयां हैं उनका अध्ययन किया जाता है, फार्माकोलॉजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टीस्पून में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है? एक टीस्पून में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है? इसका राइट आंसर है 5 ml होती है। देखते पिछली वाला क्वेश्चन एक बार आप दोबारा रिपीट कीजिए। पोस्कोलॉजी, पोस्कोलॉजी किसे कैसे है? औषधियों की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, पोस्कोलॉजी। फार्माकोलॉजी में दवा और दवाओं का अध्ययन कहा जाता है, फार्माकोलॉजी। टैक्सकोलॉजी में क्या जाता है? टैक्सकोलॉजी जहरीली चीजों के वजह से होने वाले नुकसान का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या था? टॉक्सिकोलॉजी में क्या था? नुकसान के प्रभाव का, जहरीली जो दवाएं हैं उनके प्रभाव से नुकसान का अध्ययन। मेट्रोलॉजी के मौसम का अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाइगोमेटिक ग्रंथि किसमें पाई जाती है? जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है? राइट आंसर है कुत्ते में जाइगोमेटिक लार ग्रंथि पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? कितनी रिप्स पाई जाती हैं घोड़े में? घोड़े में 18 जोड़ी रिप्स पाई जाती है। लेकिन वही बात करें हम काऊ, डॉग, पिग और फाउल में तो कितनी पाई जाती है? काऊ में 13 जोड़ी पाई जाती है, हॉर्स में 18 हो गई और डॉग में 13 हो गई, पिग में 14 से 15 पाई जाती है, फाउल में 7 पाई जाती है। तो इनका डबल कीजिए, कितनी रिप्स पाई जाती है? 26, 36, 26, 28 या 30 या 14 फाउल में। अब देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? बी ऑप्शन, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पशु में ऑस्पेनिस पाया जाता है? ऑस्पेनिस पाया जाता है। ऑस्पेनिस की हड्डी किस पशु में पाई जाती है? कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है और ये आपको शायद बार बार बताया गया होगा ऑस्पेनिस वाला। तो ऑस्पेनिस किस में पाया जाता है? राइट आंसर है ए ऑप्शन, कुत्ते में ऑस्पेनिस पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुमनुकथमी पशुओं में अमाशय कौन सा भाग मधुमेह के छत्ते के जैसा होता है? रुमिनोथमी पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग जो मधुमेह के छत्ते जैसा होता है? इसका राइट आंसर है रेटिकुलम, मधुमक्खी छत्ते के आकार का होता है। रेटिकुलम, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी का सत्य अमाशय कौन सा है? प्रोवेंटिकुलर मुर्गी का सत्य अमाशय कहते हैं। डी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम ग्रीवा कशेरुका सर्वाइकल वर्टिब्रा को कहते हैं। जो सर्वाइकल हैं, जो वर्टिब्री कॉलम है उनमें पहली वर्टिब्री कॉलम कौन सी आती है? एटलस आती है। तो इसका आंसर तो हो गया बी ऑप्शन। लेकिन सेकंड की बात करें तो एक्सिस आती है, ध्यान रखिएगा, सेकंड एक्सिस आती है, पहली एटलस आती है। इसका राइट आंसर है कशेरुकी में सर्वाइकल जो वर्टिब्री है उनमें पहली वर्टिब्रा कौन सी आती है? एटलस आती है। अब वैसे ही बात करें तो हम वर्टेब्री कॉलम की जो कशेरुकी तो उसमें कितनी संख्या आती है? डॉग में क्या सर्वाइकल 7 पाई जाती है, थोरेसिक 13, लंबार 17, सैक्रल 3 और कॉक्सिगल 20 होती है। वही ऑर्स की बात करें तो इनके फॉर्मूला है, तो ये याद रखिए काफी इंपोर्टेंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 18, लंबार 6, सैक्रल 6, कॉक्सिगल 15 से 21। बोवाइन की बात करें, बोवाइन में पाई जाए तो काउ बफेलो में C7, थोरेसिक 13, लंबार 6, सैक्रल 5, कॉक्सिगल 18 से 20। ओवाइन की बात करें, ओवाइन में C7, थोरेसिक 13, लंबार 6 से 7, सैक्रल 4, कॉक्सिगल 16 से 20। पिक की बात करें C7, थोरेसिक 14 से 15, लंबार 6, सैक्रल 4, कॉक्सिगल 20 से 23 पाई जाती है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं अस्थि विज्ञान, एक तरीके से ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी संधि विज्ञान कौन सी होती है? ऑर्थोलॉजी। अस्थि विज्ञान जोड़ों के ये क्या कहते हैं? एक तरीके से स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। ऑर्थोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संधि विज्ञान। अब देखते हैं अस्थि विज्ञान क्या है। एक तरीके से ओस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी में। ऑर्थोलॉजी क्या है? संधि विज्ञान स्टडी ऑफ जॉइंट्स। मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स। स्प्लैंकोलॉजी स्टडी ऑफ वेस्टल ऑर्गन एंड डिफरेंट सेंसेशन ऑर्गन। एंजियोलॉजी हार्ट और वेसल्स के अध्ययन को क्या करते हैं? एंजियोलॉजी। न्यूरोलॉजी नर्व सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। एस्थीसियोलॉजी जो स्पेशल ऑर्गन है उनके अध्ययन सेंसेशन उनको एस्थीसियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृक्क किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या आती है? नेफ्रॉन। राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके द्वारा ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, तो इसमें कौन सा है? राइट आंसर होने वाला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी का आवाज की उत्पत्ति का अंग कौन सा है? और बाकी के जानवर उनमें क्या होते हैं? कहां होती हैं? लैरिंग्स में होती है, लेकिन मुर्गी में सैरिंग्स से आती है। आवाज उत्पन्न कहां से होती है? सैरिंग्स में उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन। आप देख पा रहे हो जैसे सैरिंग्स ये है, यहां से आवाज उत्पन्न होती है जो पक्षी हैं उनमें, जो मुर्गी हैं उनमें। आप देखते सैरिंग्स इस प्रकार का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नर जनन कोशिका कितने शुक्राणु बनाती है? एक नर जनन कोशिका कितने शुक्राणु बनाती है? 4 बनाती है, लेकिन मादा एक ही ओवम बनाती है। एक मादा जनन कोशिका कितने ओवम बनाती है? एक बनाती है, लेकिन शुक्राणु कितने बनाते हैं? 4 बनाती है नर जनन कोशिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? शुद्ध रक्त कौन सी शिरा परिवहन करती है? तो आपको ध्यान हो तो जुगुलर वेन, पल्मोनरी वेन, ऑप्टिक वेन, स्पर्मेटिक वेन। अब इसका राइट आंसर पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है जो शुद्ध रक्त प्रभावित करती है। आपको ज्यादातर हमने पढ़ा था शिरा और धमनी। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक ऐसा ये है वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये कहां से आता है? लंग्स से आता है। पल्मोनरी वेन लंग्स से आता है हो, और किसमें गिरता है? लेफ्ट एट्रियम में गिरता है। लेफ्ट एट्रियम में गिरता है पल्मोनरी वेन द्वारा। अब देखते हैं, हम थोड़ा डायग्राम में समझ लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरी से क्या आता है? सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकुलर में जाता है। राइट वेंट्रिकुलर से अशुद्ध रक्त जाता है पल्मोनरी आर्टरी द्वारा किसमें? लंग्स में। लंग्स में जाता है यहां से, फिर लंग्स में शुद्ध होता है, फिर लंग्स से वापस कहां आता है? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में आता है शुद्ध रक्त, किसमें? पल्मोनरी वेन द्वारा। फिर वापस जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाता है, नीचे वापस जाता है। फिर ये कंप्लीट ब्लड जो शुद्ध रक्त है
जो शुद्ध रक्त है जो कहा जाता है एरोटा द्वारा कंप्लीट बॉडी में फैल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी है उनमें अशुद्ध रक्त जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और वेन का थोड़ा देख लीजिए। अशुद्ध रक्त कौन सी धमनी में बहता है? अशुद्ध रक्त हमेशा ध्यान, लंग्स का देख लीजिएगा, लंग्स में हमेशा उल्टा चलता है, क्योंकि रक्त शुद्ध कहां होता है? रक्त शुद्ध होता है कहां पे? लंग्स में जाके। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी द्वारा और पल्मोनरी वेन द्वारा कहां वापस आ जाएगा? शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन द्वारा वापस हार्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब देखते हैं कौन सी वेन द्वारा ब्लड कलेक्शन साइट कौन कौन सी है। ठीक है, ब्लड कलेक्शन साइट ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉर्स में जुगुलर वेन द्वारा हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। कैटल और बफेलो में जुगुलर वेन और ईयर वेन द्वारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है। गोट में जुगुलर वेन और ईयर वेन द्वारा किया जाता है। सीप में जुगुलर वेन और ईयर वेन द्वारा किया जाता है। अब बात करें जितने भी ये हैं, हॉर्स, डॉग नहीं, हॉर्स, कैटल, बफेलो, गॉट, सिप, इनमें ओनली एक हॉर्स में जुगुलर है। तो जुगुलर वेन याद रखिएगा, जुगुलर वेन ज्यादातर में जुगुलर वेन द्वारा ही किया जाता है। पिग में के एंटीरियो वेना केवा द्वारा पिग में कलेक्ट किया जाता है। डॉग में रिकरेंट टार्सल वेन या सफेनस वेन द्वारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है। ब्लड कलेक्टिंग साइट पूछी जाती है, ब्लड कलेक्शन कौन सी वेन द्वारा किया जाता है। केट में ईयर द्वारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है। फाउल की बात करें, फाउल में विंग्स वेन द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान, वेन से ही ब्लड कलेक्ट किया जाता है, आर्टरी से नहीं किया जाता। जुगुलर वेन द्वारा हॉर्स, कैटल, बफेलो, गॉट, सिप में जुगुलर वेन और ईयर वेन द्वारा किया जाता है। अभी पिग के बारे में एंटीरियो वेना केवा और ईयर वेन द्वारा किया जाता है पिग में। अभी डॉग के बारे में सैफेनस वेन द्वारा और रिकरेंट टार्सल वेन द्वारा डॉग में ब्लड कलेक्शन किया जाता है। कैट में किया जाता है ईयर वेन द्वारा, कैट में ब्लड कलेक्शन किया जाता है। फाउल की बात करें तो फाउल में विंग वेन द्वारा ब्लड कलेक्शन किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। वैसे ही बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, लेकिन प्लेटलेट्स के 3 से 5 दिन होता है। तो आप देख लीजिएगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का दिन 2 से 4 दिन होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन के अणु परिवहन करता है? तो ये राइट आंसर है 4 अणु परिवहन करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर हेड प्रोजेक्ट, आवर हेड प्रोजेक्टर किस प्रकार के प्रसार सारणी का उदाहरण है? आवर हेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सारणी का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है प्रक्षेपित, प्रक्षेपित दृश्य, प्रक्षेपित दृश्य। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, प्रक्षेपित दृश्य, जिसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पे लगता है? तो अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन आया था, अभी ये दोबारा आ चुका है। ठीक है, पशु मेले के रिगार्डिंग एक से एक तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। महाशिवरात्रि पशु मेला कहां लगता है? महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। तो इसका राइट आंसर है करौली में लगता है। महाशिव जो पशु मेला, राज्य स्तरीय पशु मेला कितने होते हैं? 10 पशु मेला है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पुष्कर का पशु मेला सबसे बड़ा पशु मेला है। पुष्कर पशु मेला पुष्कर अजमेर में, गिर नस्ल के लिए लगता है। महाशिवरात्रि या शिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है, हरियाणवी नस्ल के। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, थारपारकर और कांकेरी नस्ल के लगता है। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, मालानी के लिए लगता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, मालवी नस्ल के। श्री बलदेव मेड़ता सिटी में लगता है, नागौरी नस्ल के लिए। वीर तेजाजी पशु मेला का परबसर नागौर में लगता है, नागौरी नस्ल के लिए।
बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? नागौर में, नागौरी नस्ल के लिए। जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है? भरतपुर में, हरियाणा में। से गोगामेड़ी पशु मेला लगता है हनुमानगढ़ गोगामेड़ी में, हरियाणा फसल के लिए। सबसे ज्यादा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर में लगते हैं। ठीक है। उसके बाद में कौन सा है? झालावाड़ में भी कहाँ लगता है? झालावाड़ में 2 राज्य स्तरीय पशु मेले लगते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये फिर क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले लगते हैं? तो ये अभी देखा था, 10 पशु मेले लगते हैं। तो ये लिस्ट अपने वापस डाल दी है आपको, आप दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। अब चलते हैं, जो 2018 का पेपर, जो 21 अक्टूबर 2018 में जो पेपर लगा था, वो कंप्लीट हमने आज डिस्कस किया। ठीक है गाइज, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए, जो काफ़ी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एलएसए 2021 की वैकेंसी होने वाली उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अब क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, 1 सीरीज से स्टार्ट करेंगे। जो एलएसए की इंपॉर्टेंट क्लासेस सीरीज है, जो अप स्टडी ऐप पे, वहाँ पे इसकी कंप्लीट आप देख सकते हो। वहाँ पे इजीली आप उनको रिपीट कर सकते हो और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपकी हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी भी रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, जो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी हेल्प होती रहे, जिससे हमारी भी हेल्प, हमें भी पॉजिटिवनेस मिलेगी, और हम भी आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो लाते रहेंगे, जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।